डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अभी हमने पहले चिक के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए इससे लिंक करता हुआ नया टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बहुकोशिकीय जीवों में, विशेषकर लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में, युग्मनज और जाइगोट से स्फुटन तक परिवर्धित होते भ्रूण को अनेक चुनौतियों का सामना करना होता है। इसके लिए अनुकूल वातावरण जैसे चोटों से रक्षा, शिकार से रक्षा, संक्रमण से बचाव, पोषण की व्यवस्था, गैसीय विनिमय आदि की व्यवस्था भी चाहिए होती है। इन सबके लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। कुछ परिवर्तित होते भ्रूण में पाए जाते हैं तो कुछ अतिरिक्त भ्रूणीय संरचना, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में होते हैं। भ्रूण के वे भाग जो भावी जीव अवयस्क या वयस्क की कोई कार्यकर संरचना का निर्माण नहीं करते हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय संरचना कहलाते हैं तथा इनके द्वारा भ्रूण को मिलने वाली सहायता अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशन कहलाती है। ये संरचनाएं कोशिकीय या अकोशिकीय हो सकती हैं। अंड झिल्लियां, अंड कवच, भ्रूणीय झिल्लियां, प्लासेंटा इस प्रकार का अनुकूलन प्रदान करते हैं। इनमें से चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां व प्लासेंटा का हम इधर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। उन सभी प्राणियों में जिनमें अंडों में पीतक और यौग की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा जिनका भ्रूणीय जीवन अंडे के खोल में पूरा होता है या माता के गर्भाशय में पूरा होता है, उनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। यह प्राणी समूह जिनमें विकास के दौरान अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं, एमनियोटा कहलाता है। इस समूह में रेप्टिलिया, एवीज तथा मैमेलिया वर्ग के प्राणी आते हैं। यह एमनियोटा नाम एक भ्रूणीय झिल्ली एमनियॉन के नाम से रखा गया है जो भ्रूण को घेरे रहती है। एमनियोटा के अलावा शेष कशेरुकी जीवों अर्थात साइक्लोस्टोम, मछलियां व उभयचरों में एमनियॉन नहीं पाई जाती है, अतः इन्हें संयुक्त रूप से एन एमनियोटा नाम से जाना जाता है। एमनियोटा के प्राणियों में कोरक चर्म और ब्लास्टोडर्म एक डिस्क के रूप में पाई जाती है। इस बिंब का मध्य भाग, जिसे पारदर्शी क्षेत्र एरिया पेलुसिडा कहते हैं, भ्रूण के निर्माण में भाग लेता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और शेष परिधीय भाग जिसे अपारदर्शी क्षेत्र और एरिया पेलुसिडा कहते हैं, एरिया ओपेका कहते हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय भाग कहलाता है तथा इसी भाग से कोशिकीय अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास होता है। ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भ्रूण के निर्माण में तो भाग नहीं लेती परंतु भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये झिल्लियां विकसित हो रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने, भोजन उपलब्ध कराने, श्वसन एवं उत्सर्जन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं।
ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां संख्या में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पहला एमनियॉन, दूसरा कोरियन, तीसरा यॉर्क सैक और चौथा एलेंटॉइस। ये सभी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां संयुक्त थैले के समान संरचना की होती हैं। इनमें से एमनियॉन तथा कोरियन अतिरिक्त भ्रूणीय एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म के कायिक स्तर या सोमेटोप्लूरेसे तथा यॉर्क सैक एवं एलेंटॉइस अतिरिक्त भ्रूणीय एंडोडर्म तथा मेसोडर्म या स्प्लैंकोप्लूरे से विकसित होती है। इसमें हम अब सबसे पहले ले रहे हैं यॉर्क सैक या पीतक कोश। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले यॉर्क सैक का विकास होता है। जब कोरकचर और ब्लास्टोडर्म का निर्माण होता है तो अतिरिक्त भ्रूणीय स्प्लैंकोप्लूरे पीतक पिंड पर फैलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है तथा यॉर्क सैक या पीतक कोश का निर्माण करती है। यॉर्क सैक में बाहर की तरफ मेसोडर्म तथा भीतर की तरफ एंडोडर्म पाई जाती है। एंडोडर्म पीतक के संपर्क में रहती है। इसी समय भ्रूणीय स्प्लैंकोप्लूरे भ्रूण की आहार नाल का विकास करती है। भ्रूणीय आहार नाल की अग्रांत तथा पश्च आंत्र तो बंद नलिकाकार होती है, परंतु मध्य आंत्र पीतक कोश से जुड़ी रहती है। भ्रूण की खुली मध्य आंत्र एक संक्रिय व्रत द्वारा यॉर्क सैक या पीतक कोश से जुड़ी रहती है। इसे पीतक व्रंत या यॉर्क स्टॉक कहते हैं। हालांकि जो यॉर्क सैक या पीतक कोश यॉर्क स्टॉक द्वारा मध्य से जुड़ा रहता है, परंतु भ्रूण के पोषक पदार्थ इस मार्ग से नहीं जाते हैं, बल्कि यॉर्क सैक की एंडोडर्मस सतह से अनेक उंगलीकार सलवटें या यॉर्क सैक सेप्टा का विकास हो जाता है, जो पीतक पिंड में धंसकर पीतक का पाचन करते हैं। पीतक के पाचन के लिए आवश्यक पाचक एंजाइम का स्त्रावण एंडोडर्मल कोशिकाएं करती हैं। यॉर्क सैक का एंडोडर्मल स्तर पाचित पीतक का अवशोषण कर पीतक शिरा और वाइटलाइन वेन द्वारा भ्रूण को भेजता है। इस समय एक स्प्लैंकोप्लूरे अत्यधिक संवहन वैस्कुलर हो जाता है। इससे विकसित हो रही रक्त कोशिकाएं मिलकर पीतक शिरा व पीतक धमनी का निर्माण करती हैं। पीतक शिरा पाचित पीतक का अवशोषण कर पीतक व्रंत में होती हुई भ्रूणपात्र और साइनस वीनसस में जाकर खुलती है। अभी तक भ्रूण में हृदय का विकास हो चुका होता है, अतः भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र द्वारा भ्रूण के विभिन्न भागों में भोजन का वितरण कर दिया जाता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, वैसे वैसे पीतक की मात्रा घटने लगती है तथा यॉर्क सैक या पीतक कोश की अंगुलिकार सलवटें पीतक की गहराई में धंसी जाती हैं और पीतक कोश छोटा होता जाता है। भ्रूणीय विकास के दौरान अंडे में संचित एल्ब्यूमिन गाढ़ा होकर मात्रा में घटता जाता है। एलेंटॉइस के विकास के कारण इसे पीतक की मात्रा लगभग सैक के निचले सिरे की तरफ धकेल दिया जाता है। अब तक पीतक की मात्रा लगभग समाप्त हो चुकी होती है व पीतक कोश काफी छोटा हो गया होता है। पीतक कोश इस एल्ब्यूमिन को ग्रहण कर इसे भी अतिरिक्त भ्रूणीय परिसंचरण के माध्यम से भ्रूण को भेज देता है। इंक्यूबेशन पीरियड की समाप्ति के
कुछ समय पूर्व लगभग 19वें दिन तक भ्रूण को पोषक प्रदान करने के कारण पीतक लगभग समाप्त हो चुकता है तथा पीतक कोश को भ्रूणीय उदर गुहा में खींच लिया जाता है तथा भ्रूण में समायोजित किया जाता है। योग से की कार्य। पीतक कोश विकसित हो रहे भ्रूण के लिए अंडे में आरक्षित पीतक का पाचन कर भोजन या पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। थैंक यू।